हेलो सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन जनरल फार्माकोलॉजी का। इस जनरल फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, डेफिनेशन ड्रग की क्या है, नाम क्या है ड्रग्स का, ड्रग के टाइप्स कितने हैं और सोर्स ऑफ ड्रग क्या है। सबसे पहले फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्माकोलॉजी ये वर्ड्स को देखेंगे तो फार्माकोलॉजी दो स्पेसिफिक वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? एन एक्टिव प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए कि प्रिंसिपल पर्टिकुलर फार्मेसी में क्या है? प्रिंसिपल फार्मेसी में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ड्रग। सो ड्रग एंड लॉजिया का मतलब होता है स्टडी और साइंस। सो फार्माकोलॉजी इसका मतलब होता है साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ ड्रग। दिस इज व्हाट नोन एज फार्माकोलॉजी। अगर जहां तक ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी है, वैसे तो देयर आर सेवरल ब्रांचेस, बट मेजरली दो ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी की। सबसे पहली ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली देखा जाए तो फार्माकोकाइनेटिक, जैसे सपोज करिए कि आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट ले रहे हैं। पैरासीटामोल की जब आप टैबलेट ले रहे हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट लिया आपने, तो यू टुक इट ओरली। तो एग्जैक्टली ओरली जब आपने पैरासीटामोल लिया तो वो आपके स्टमक में गई, स्टमक से वो कहाँ जाएगी? आपके ब्लड में जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, ये है फार्माकोकाइनेटिक का एक पार्ट। नाउ ये ब्लड जो है हमारी बॉडी में ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्पेसिफिकली किस ऑर्गन में कितना ब्लड का परफ्यूजन है। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, इन सभी में ज्यादा परफ्यूजन होता है। बट ब्लड ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सो सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तीसरी चीज, अब कोई भी चीज जो हम खाते हैं दैट ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग। जो भी हम चीज अंदर ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है, और ये कॉम्प्लेक्स चीज हम एक्सक्रीट नहीं कर पाते। सो एक्सक्रीशन करने के लिए बॉडी में इनबिल्ड इतना बढ़िया मैकेनिज्म है कि वो किसी भी ड्रग को, किसी भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट को जो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, उसको क्या करता है? उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी चीज को हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इसको अदर टर्मिनोलॉजी में कह देंगे मेटाबॉलिज्म। सो ये कौन कर रहा है? सबसे पहले हम देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ड्रग आपने ओरली लिया, जीआई ट्रैक्ट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। ये किसने किया? बॉडी ने किया ऑब्वियसली। किसमें किया? ब्लड के अंदर। फिर ब्लड विच इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें? ऑर्गन्स में। अब जो भी हमने ड्रग लिया था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको सिंपलर कन्वर्ट किया कैसे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से या मेटाबॉलिज्म। ये एग्जैक्टली कहाँ होता है? ये वैसे तो हमारे बॉडी के हर सेल मेटाबॉलिज्म के पार्ट में रोल प्ले करते हैं, बट मेजर रोल जो है वो इस ऑर्गन का होता है, जिसका नाम क्या है? लीवर। गॉट इट? नाउ विल सी, जब कोई भी ड्रग जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारी बॉडी से क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सबसे पहला किडनी है। हमारी बॉडी के मैक्सिमम एक्सक्रीशन कहां से होता है? किडनी से होता है। फीकल रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज ऑल्सो देयर। अनदर वन, आपका जो स्वेटिंग निकलता है विच इज ऑल्सो अनदर रूट ऑफ एक्सक्रीशन। आप अपने लंग्स से भी एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए अगर आप गौर करिएगा, द वन हु यूज टू स्मोक और डू ड्रिंक्स, जो कि ड्रिंकिंग करता है या स्मोकिंग करता है, हमेशा उसके जब वो किया रहता है तो उसके सांसों से अलग सी बदबू आती है। एक्चुअली क्या होता है? अल्कोहल वोलाटाइल इन नेचर होता है, वो आपके लंग से एक्सक्रीट करता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं थ्रू विच ड्रग गेट एक्सक्रीटेड। मुझे बताइए कि ये सारी चीजें कर कौन रहा है एग्जैक्टली? दिस ऑल थिंग इज बीन डन बाय योर बॉडी, यस और नो?
अगर ये सब कुछ बॉडी कर रहा है तो क्या हम फार्माकोकाइनेटिक को ऐसे कह सकते हैं कि जो भी बॉडी कर रहा है किसके साथ में, ड्रग के साथ में, उसी को कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। और इसी चीज को अगर आप दूसरे टर्मिनोलॉजी में क्लास डेफिनेशन लिखनी होगी फार्माकोकाइनेटिक की, तो स्टडी ऑफ absorption, distribution, metabolism and excretion of drug is known as pharmacokinetic। ये तो रही फार्माकोकाइनेटिक की बात। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज नथिंग बट फार्माकोडायनेमिक। दूसरा जो हमारे पास में ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। व्हाट इज द सेकंड ब्रांच? फार्माकोडायनेमिक। अब एग्जैक्टली फार्माकोडायनेमिक होता क्या है? हमने ड्रग टैबलेट ले ली ओरली, वो हमारे ब्लड में गई जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, फिर ब्लड ने उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया। हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पैरासीटामोल। आई थिंक ये सभी को पता होगा कि पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक या फीवर रिड्यूस करने वाली ड्रग है। अभी मुझे बताइए कि फीवर होता कैसे है? फीवर कैसे होता है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हमारी एक स्किन होती है। स्किन और हाइपोथैलेमस ये एक दूसरे के साथ में एक होमियोस्टेसिस कंडीशन में होते हैं, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करने वाली कंडीशन में होते हैं। स्किन हमको बाहर का टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो रिकॉग्नाइज करवाती है और वो मैसेज भेजती है हाइपोथैलेमस के पास में, और हाइपोथैलेमस उसका रिप्लाई देता है। और इसी वजह से हमारे बॉडी का इनर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको मेंटेन कर पाते हैं, और तभी हम अलाइव रह सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? फीवर में क्या होता है? ये जो होमियोस्टेसिस है, ये होमियोस्टेसिस ब्रेक हो जाता है। ये होमियोस्टेसिस ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का इनर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। नाउ हम पैरासीटामोल लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। ये पैरासीटामोल जब हम ओरली लेते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में ड्रग पहुंच जाता है, तो ये हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? ब्रेन में भी। और ब्रेन में कहाँ एग्जैक्टली? हाइपोथैलेमस में। अब ये जो डिसरेगुलेशन हुआ था हाइपोथैलेमस और स्किन के बीच में, ये हुआ था किसके वजह से? एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है वहां पे जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस चीज को डिस्टर्ब कर देता है और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, और उसके वजह से हाइपोथैलेमस और स्किन का जो होमियोस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन में पैरासीटामोल जाता है, ब्रेन में स्पेसिफिकली एक पार्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है वो, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं रहेगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होगा तो ये जो होमियोस्टेसिस है स्किन और हाइपोथैलेमस के बीच में, ये फिर से मेंटेन हो जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। एग्जैक्टली ड्रग कैसे फीवर रिड्यूस करती है, यही हम फार्माकोकाइनेटिक में देखते हैं। दूसरा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मुझे एक बात बताइए कि अगर सपोज करो आपने एक टैबलेट ली है पैरासीटामोल की, जो कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारे ऑर्गन्स के तरफ, आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके लंग्स में, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो ब्रेन पे जाके हाइपोथैलेमस पे एक्शन देगा? पॉसिबल ही नहीं है। यही पैरासीटामोल आपके लीवर पे जाएगा, यही पैरासीटामोल आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, और वहां पे जाके पैरासीटामोल क्या करेगा? फीवर को रिड्यूस करेगा ब्रेन में। बट सेम पैरासीटामोल जब जीआई ट्रैक पे जाएगा तो वो जीआई ट्रैक में जाके उसका इफेक्ट देगा। वही पैरासीटामोल जब लीवर पे जाएगा तो लीवर पे इफेक्ट देगा, जो कि उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है, मतलब वो लीवर टॉक्सिटी कॉज करता है। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स पे ड्रग के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और अगर ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बेनिफिट के अलावा की जगह पे हमें किसी भी तरीके से नुकसानदायक होता है, तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं?
एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी पैरासीटामोल जब आप ले रहे हो तो चांसेस आर देयर, जनरली हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो जनरली 2 से 3 या 5 ड्रग्स होते हैं जो कि हम मोस्टली एक ही टाइम में लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि एक ड्रग चांसेस आर देयर कि वो दूसरे ड्रग से इंटरेक्ट करे, या तो उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ा दे, या मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे, या डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दे, या वाइस वर्सा कम कर सकता है, या एक्सक्रीशन कम कर सकता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, ड्रग का इफेक्ट अल्टर होता है, या तो जरूरत से ज्यादा ड्रग का इफेक्ट मिल जाएगा या जरूरत से कम इफेक्ट मिलेगा, और इसी चीज को हम कहते हैं ड्रग इंटरैक्शन। सो फार्माकोडायनामिक क्या है, अगर हम ये सारी चीजों को गौर करोगे आप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग इंटरैक्शन, ये सब कौन कर रहा है, ये सब ड्रग कर रहा है। और ये सब किसके साथ कर रहा है, अभी मैंने यहाँ बताया था हाइपोथैलेमस और स्किन का कोरिलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। मैंने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बताया था कि लीवर पे जाके टॉक्सिटी कॉज करता है, एडवर्स इफेक्ट में भी वही बताया था। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें कौन कर रहा है, ड्रग कर रहा है ना। और ये ड्रग किसके साथ कर रहा है, ड्रग इज डूइंग ऑल दिस थिंग विद द बॉडी। सो वॉट एवर ड्रग डज टू द बॉडी, जो भी कुछ ड्रग बॉडी के साथ कर रहा है उसी को हम फार्माकोडायनामिक कहते हैं। इस फार्माकोडायनामिक की दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शन इज नोन एज फार्माकोडायनामिक। ये दो मेन ब्रांचेस है, वैसे बहुत सारी अदर भी ब्रांचेस है जो अभी हम देखने वाले हैं, बट ये दो मेन ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी की। और भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो हम स्कोप के अंडर में ही देखेंगे, जैसे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स एक ब्रांच है। अब व्हाट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स, या आप बोल सकते हो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, अगर आप सबको पता होगा कि डायरिया क्या होता है। डायरिया इज अ कंडीशन जहां पे इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल, या आप 2 से 3 से ज्यादा बार, अगर WHO के हिसाब से अगर 3 से ज्यादा बार अगर आप इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल, या जिसको आप कहेंगे लू में या बाथरूम में जाओगे लैट्रिन करने के लिए, उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। अब डायरिया तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है ना, डायरिया का कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, और डायरिया को ठीक करने के लिए जितने रीजन उतने तरीके के ड्रग। तो किसी भी एक डिसीज को मैं किसी एक ड्रग से 100% मैनेज नहीं कर पाता हूं, तो आई नीड द कोर्स ऑफ ड्रग, डिफरेंट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज। जैसे कि मुझे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डायरिया को ठीक करना होगा, तो मैं आपको भी एग्जाम्पल देके बताता हूं। सपोज करिए कि डायरिया का एक रीजन क्या है, डायरिया का एक रीजन है इन्फेक्शन, जो कॉमनली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। अगर मुझे डायरिया ठीक करना होगा ऐसे कंडीशन में, तो आई विल गिव एंटीबायोटिक। बट क्या वो एक ही रीजन होता है डायरिया का, नहीं, दूसरे और भी रीजन होते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि जीआई ट्रैक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जैसे इंटेस्टाइन फूड को नीचे नीचे लेके जाता है, ये मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि उसको अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स लगते थे, उसकी जगह पे वो 10 मिनट्स में अगर इसको मूव कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू है या स्मूथ मसल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक की, वो जरूरत से ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से फूड को पास कर रही है। अगर मुझे ऐसी कंडीशन में उसके वजह से भी डायरिया होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर डायरिया को ठीक करना होगा तो एक ड्रग आती है डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। शायद आप सभी ने देखा होगा, वो जो ग्रीन पत्ती वाली ड्रग होती है जिसको आप कहते हो साइक्लोपाम, विच इज अ ब्रांड नेम। तो वो यूज करके भी हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम चिलेट फॉर्मेशन कर देते हैं जिंक दे के, बच्चों में स्पेसिफिकली किया जाता है। और भी बहुत सारी है, गैस्ट्रिक फ्लोरा, हमारे जीआई ट्रैक में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक से डायरिया ठीक होता है, बट मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक खाने की वजह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हम चपाती खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, अगर वो खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो इनडाइजेशन हो जाएगा। और इनडाइजेशन की वजह से सबसे पहले क्या होगा, यू विल सफर फ्रॉम डायरिया।
तो अब सपोज करो कि ऐसे कंडीशन में डायरिया, और डायरिया का इस जैसे डायरिया हो रहा है, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रोबायोटिक ले लो। शायद आप सबने सुना होगा कि डायरिया जब हुआ होता है तो दही चावल खाना चाहिए, बिकॉज दही में लैक्टोबैसिलस होता है विच इज नथिंग बट अ प्रोबायोटिक। सो मैंने बताया, मतलब किसी भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस मुझे ठीक करना है तो कोई सिंगल ड्रग से नहीं होगा, मुझे एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ ड्रग लेनी होगी। हाइपरटेंशन होगा तो मुझे किसी सिंगल ड्रग से मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। इन द सिमिलर वे इसी स्टडी को, कि किसी भी एक डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स आपको या थेरेपी देनी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। अनदर ब्रांच, ये भी एक ब्रांच के ही पार्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। What is toxicology? Toxicity, study of toxicity. यहाँ पे लिखा हुआ है study of science of poison, but toxicology not only deals with the poisons. Toxicology deals with anything's toxicity. It could be heavy metals toxicity. Heavy metal की toxicity हो सकती है यार, या ड्रग की भी toxicity हो सकती है। तो toxicity, जैसे मूवी, किसी भी एक मूवी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक हीरो नहीं होता है, एक विलन होता है जिसकी वजह से स्टोरी चलती है, वैसे ही फार्माकोलॉजी में हीरो तो ड्रग है बट ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हम हमेशा टॉक्सिकोलॉजी करते हैं, फार्माकोलॉजी का बहुत इसेंशियल पार्ट है टॉक्सिकोलॉजी, बहुत इसेंशियल, या हम कहेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ फार्माकोलॉजी इज टॉक्सिकोलॉजी। अनदर वन, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फार्माकोजेनेटिक्स है, जहाँ पे हेरिडिटरी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, जैसे कि सपोज करो कि एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ कि जैसे कि एक ड्रग है आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड नाम का ड्रग है। ये पर्टिकुलर ड्रग जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, टीबी के अंदर ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम एसिटाइलेशन कहते हैं, एसिटाइलेशन कहते हैं। कुछ लोग जेनेटिकली फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ लोग स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। अब सपोज करो मैं आइसोनियाजाइड ऐसे कुछ पेशेंट्स को दे दूं जो कि फास्ट एसिटाइलेटर है, सेम डोज दे दूं, और कुछ जो स्लो है उनको भी सेम डोज दे दूं, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो फास्ट एसिटाइलेटर है उनमें आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा। बहुत फास्ट जब मेटाबॉलिज्म होगा आइसोनियाजाइड का, तो ड्रग एक्टिव फॉर्म में बहुत कम देर के लिए रहेगा, और अगर ड्रग कम देर के लिए एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो इफेक्ट कम मिलेगा। एंड वाइस वर्सा स्लो एसिटाइलेटर्स के केस में होगा कि ड्रग एक्टिव फॉर्म में जरूरत से ज्यादा देर के लिए रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा उसका, और स्लो होगा, और उसके वजह से यू मे गेट द टॉक्सिक इफेक्ट इन दैट। सो फार्माकोजेनेटिक्स, दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ऐसे ही बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी है, जहाँ की बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सेल्स में क्या ड्रग का इफेक्ट होता है, मैंने आपको पहले ही डील कर बता दिया है फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में, विच इज बायोथेरेपेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। अनदर वन इज एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। हम जब भी कोई भी ड्रग डिस्कवर करते हैं, हम वो ड्रग कभी भी डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते। पहले करा करते थे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब से एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बना दी गई है, जिसको हम ICH गाइडलाइन कहते हैं, वो जब से बन गई है, तब से हम कोई भी ड्रग या कोई भी केमिकल का पहले एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के ऊपर करते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी? ड्रग्स का इफेक्ट लेबोरेटरी एनिमल्स पे चेक करने को हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एंड द लास्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब हम ड्रग का इफेक्ट अगर ह्यूमन के ऊपर चेक कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब ड्रग क्या है? ड्रग की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ड्रग इज ड्रोग्यू। ड्रोग्यू को पहले, ड्रोग्यू का मतलब होता था ड्राई हर्ब, एंसेस्टर्स में ऐसा करा जाता था कि ड्राई हर्ब्स को हम यूज करते थे फॉर द मेडिसिनल पर्पज। नो, बट अभी क्या हो गया है? अभी अगर आप देखो तो WHO ने स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है ड्रग की। प्लीज इसको प्रिसाइजली सुनिएगा।
ऐसा कोई भी केमिकल, अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड, मतलब ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट में, जो कि यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट में किसी भी डिसीज में। ट्रीटमेंट का मतलब होता है, सपोज करो कि किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए डिसीज को, मतलब कंप्लीटली ठीक करने के लिए, या कोई डिसीज अभी होना बाकी है उसके पहले ही हम ड्रग दे दे रहे हैं उसको डिसीज को बचाने के लिए कि डिसीज हो ही ना। जैसे कि हम वैक्सीन को देखते हैं, कई बार तुमने सुना होगा कि एलिफेंटियासिस को ठीक करने के लिए आइवरमेक्टिन और बाकी ड्रग्स दे दिया जाता है। जनरली यू कैन सी गवर्नमेंट देती है ये ड्रग साल में एक बार। मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट देती है एवरी ईयर, छोटे बच्चों में स्पेसिफिकली। डायग्नोसिस, कई बार ड्रग को हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, कई सारे डिसीज को डायग्नोज करने के लिए भी हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आगे जब मैं आगे फार्माकोलॉजी बताऊंगा तो मैं आपको डिटेल एग्जांपल देके बताऊंगा। सो ड्रग क्या है? ड्रग का सिंपल मतलब है ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन या डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, या तो क्या यूज इन अदरवाइज इनहेंसेस, कोई भी और ड्रग जो कि फिजिकल और मेंटल वेलबींगनेस को बढ़ाने के काम में, अगर कोई ड्रग, कोई केमिकल सब्सटेंस अगर यूज कर रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीजें कही गई है बहुत स्पेसिफिकली। WHO किसी की डेफिनेशन देते हैं तो बहुत स्पेसिफिकली चूज वर्ड रहते हैं, और ऐसे मैं आपको बता दूं इतना डेफिनेशन स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। A chemical substance used in the treatment, cure, prevention, diagnosis of a disease, or used to otherwise enhance physical and mental well-beingness is known as drug. This is what the definition of drug. You can see drug कितने तरीके से नाम हो सकते हैं ड्रग के। एक तो होता है केमिकल नेम, दूसरा होता है जेनरिक नेम। व्हाट इज जेनरिक? प्रोप्राइटर का स्पेसिफिक नाम ना हो भाई, ठीक है ना। कोई कंपनी ने जैसे पैरासीटामोल है विच इज अ जेनरिक नेम, और उसी को आप क्रोसिन, डोलो और कैल्पॉल नाम से जानते हो, तो जेनरिक नेम इज अ पैरासीटामोल। अनदर वन इज ट्रेड नेम, जैसे कि क्रोसिन, कैल्पॉल, ये सब ट्रेड नेम है, प्रोप्राइटर्स नेम है, किसी एक कंपनी ने अपना नाम दे दिया उसको। तो ऐसे 3 नामों से ड्रग्स को जाना जाता है। द सेम थिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। नाउ विल सी ड्रग्स कितने ग्रुप्स में होता है। तो अगर आप देखो ड्रग्स जो है वो ब्रॉडली अंडरस्टैंड करोगे तो व्हाट आर द ग्रुप्स बिलोंग्स टू, ब्रॉडली ड्रग आर बीन क्लासिफाइड एज पर द थेरेपेटिक ग्रुप्स। मतलब आप उसको एंटी इमेटिक कह सकते हो अगर वोमिटिंग में यूज कर रहे हो, हाइपरटेंशन को मैनेज भी कर सकते हो तो एंटी हाइपरटेंसिव है, लाइक दैट डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए वो ड्रग यूज करा जा रहा है, तो हम जनरली ड्रग को उस स्पेसिफिक क्लास में रख देते हैं। जैसे अगर एंटी हाइपरटेंसिव की बात करी जाए तो नंबर ऑफ क्लासेस आते हैं, डायूरेटिक से लेके एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर, vasodilator, there are number of drugs which comes under the heading of anti-hypertensive. ड्रग यूजेस डिपेंड करता है कि किस स्पेसिफिकली किस चीज के लिए वो यूज करी जा रही है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे किल लिखा हुआ है, आई एम हैविंग दिस ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट किल, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक बहुत कम है। हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक मेजरली यूज करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स थेरेपेटिक यूज के अगेंस्ट हिसाब से ड्रग्स का नाम दिया हुआ है कि वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को मार के इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। एनाल्जेसिक जैसे कि पेन, फीवर या अल्जेसिया, मतलब पेन को ठीक करने के लिए यूज करने वाले ड्रग को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। लाइक दैट ड्रग्स आर बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अनदर वन, कितने सोर्सेस हैं ड्रग के, मतलब ड्रग हमको किन किन सोर्सेस से मिलता है। तो पहला सोर्स कौन सा है? नेचुरल ड्रग्स। अनदर वन इज सिंथेटिक, और थर्ड वन है जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कर रहे हैं, ऑल्दो हम तो बहुत आगे चीजें बढ़ गई है, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं आजकल। सो सबसे पहले
नेचुरल ड्रग्स, एज पर एज नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल की नेचर की बात अगर कर रहे हैं तो देर आर डिफरेंट सोर्सेस। जैसे कि सबसे पहला है तो प्लांट है। प्लांट एक बहुत रिसोर्स है। अगर आपको ड्रग की डेफिनेशन में ड्रोग्यू याद होगा, ड्रोग्यू का मतलब होता था ड्राई हर्ब। पहले ड्रग का डेफिनेशन ही ड्राई हर्ब था। इंडिया में तो आयुर्वेदा भी है, आयुर्वेदा में यही सब यूज करा जाता है। और इवन फार्माकोलॉजी, हम लोग एलोपैथी में भी बहुत सारे ड्रग जो हमारे पास हम यूज कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सोर्स फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन, इवन इन फ्रॉम द प्लांट। जैसे कि हमारे पास में स्पेसिफिकली मैं अगर कुछ ड्रग्स की बात बताऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे डाइगोक्सिन नाम का एक ड्रग है जो डिजिटलिस परप्यूरिया परप्यूरिया से लिया हुआ है। ये एक प्लांट है। दिस इज द ओनली कार्डियोटॉनिक दैट वी आर हैविंग। ये अकेला ऐसा ड्रग है जो कार्डियोटॉनिक है। इस क्लास में और कोई ड्रग ही नहीं है हमारे पास में कार्डियोटॉनिक अभी। अनदर वन इज एट्रोपा बेलाडोना। ये ड्रग जितने लोग चश्मा लगाते हैं वो सबको डॉक्टर ने आई ड्रॉप के फॉर्म में तो दिया ही होगा एट्रोपिन। ये हमारी प्यूपिल को डायलेट करता है। और ये प्लांट का नाम भी एट्रोपा बेलाडोना ऐसे ही पड़ा हुआ है। एट्रोपा बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। हम जब भी कोई ब्यूटीफुल चीज देखते हैं हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। और यस, एट्रोपिन इज द रीजन फॉर दैट। और एट्रोपिन हम यूज करते हैं विच इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अनदर वन सेम विथ सिंकोना ऑफिसिनालिस से हम लोग क्यूनिन लेते हैं, क्लोरोक्विन लिया हुआ है। लाइक दैट सो मेनी ड्रग्स वी आर हैविंग दैट आर सोर्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स। जैसे अब ये प्लांट सोर्स से किया हुआ, वैसे एनिमल सोर्सेज से भी ड्रग लिए गए हैं। जैसे कि इंसुलिन, सबसे पहले इंसुलिन किससे लिया था? पॉक से, पिग से, पिग के पैंक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया था। और जिस भी ह्यूमन के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई थी, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में स्पेसिफिकली इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन ऊपर से दे दिया जाता है। वैसे ही कॉड लीवर ऑयल, कॉड फिश के लीवर से निकाला जाता है, विच इज अनदर यूजफुल ड्रग। ऐसे ही नेचुरल सोर्सेज से मिनरल्स कई सारे, जैसे कि आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी के वजह से कई लोगों को आईक्यू लेवल कम हो जाता है, आयरन की कमी की वजह से अनेमिया हो जाता है। तो ऐसे केस में हम फेरस अस्कॉर्बेट विच इज नथिंग बट आयरन, जो हम देते हैं अनेमिया को ठीक करने के लिए। आयोडीन, जनरली आपने आयोडीन का नमक तो खाया ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अनदर वन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारे ड्रग यूज हमने डिस्कवर किए। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ड्रग ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज किया था, विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सभी को याद होगा। क्लोरमफेनिकॉल इज अनदर वन विच इज ऑल्सो बीन टेकन और डिस्कवर्ड फ्रॉम द स्ट्रिप्टोमाइसिस। वैसे ही मराइन सोर्सेज से भी बहुत सारे ड्रगों को डिस्कवर किया। ऐसे डिफरेंट सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज है जिससे हम ड्रग को डिस्कवर करते हैं। अनदर वन, हम ड्रग को सिंथेटिक भी डिस्कवर कर सकते हैं। मतलब हम लेबोरेटरी में जो आजकल करते हैं हम लोग, बहुत सारे ड्रग हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि सल्फोनामाइड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंटीबायोटिक। नॉट ओनली एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी का है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ सल्फोनामाइड का एक वन ऑफ द यूज एंटीबायोटिक है। क्यूनोलोन्स हैं, ऐसी बारबिचूरेट्स है विच इज अ वेरी गुड सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। दीज ऑल आर, ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो कि हम लैब में आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट सोर्स फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। अब यहाँ जहाँ तक बात है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट से, अभी मैंने आपको बताया था कि एनिमल सोर्स से, पॉक से हम लोग इंसुलिन लेते थे। What's the major problem with the pork insulin? That it result into allergic reaction, एलर्जी। अब क्या होता था कि हम जब इंसुलिन निकालते थे ना, तो स्पेसिफिकली प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन नहीं निकल पाता था। उसके साथ में बहुत सारे अदर प्रोटीन्स, या वो भी प्योर नहीं होता था उतना स्पेसिफिकली जो उतना हमें चाहिए था। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारी बॉडी उसको एंटीजन करके कंसीडर करती थी और उसके अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन हो जाती थी, विच इज़ वेरी कॉमनली बीन सीन विद द इंसुलिन, पॉर्क इंसुलिन। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया लिया ई कोलाई का, उसके पर्टिकुलर डीएनए को स्पेसिफिकली जाके कट कर दिया, और उसने फिर ई कोलाई वाले बैक्टीरिया ने एक स्पेसिफिक
प्रोटीन बनाया विच इज नथिंग बट इंसुलिन, और उसी को हम आजकल कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ऐसे बहुत सारे रिसर्च करे जा रहे हैं, बहुत सारे ड्रग है आजकल। आजकल तो इवन mRNA या शॉर्ट RNA भी यूज करी जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिसीजेस। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज अपने रिव्यू दीजिएगा मुझे इस पे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। स्टॉप।